morning class. How are you today? Today we are going to discuss the further topics of the second chapter of your history book, Socialism in Europe and Russia. Okay, in the last class we had discussed a lot of things. In the last class we discussed what was socialism, who was Karl Marx, कम्युनिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, ये सारे लोग रशिया में और यूरोप में ये लोग कौन थे और ये कैसा रोल प्ले कर रहे थे, ये लोग किस तरह का रोल प्ले कर रहे थे। एक नए समाज का निर्माण हो रहा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से पूरी दुनिया में बदलाव आने लगे, चेंजेस आने लगे और ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया में, दुनिया के हर एक कोने में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से बदलाव आने लगे। और ये बदलाव के पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये था कि लोग जो थे वो बदल रहे थे। अब लोग जो थे उनको ये चीज़ समझ में आने लगा था कि अब सोसाइटी जो है वो एक ही चीज़, जिन पुरानी चीज़ों पे, जिन रूढ़िवादी सोच पे, पुरानी सोच पे जो चल रही है हमारी सोसाइटी, अब ऐसा नहीं है कि आगे भी वैसे ही चलती रहेगी। तो अब जो चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, यही चेंजेस जो था वो रशियन रेवोल्यूशन का रूप ले लिया। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन में जैसा कि अब तुम लोगों को मैंने कल बताया था कि रशिया में भी पहले राजा का राज हुआ करता था, जार करके वहाँ पे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे रशियन रेवोल्यूशन से। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, जब टॉपिक था एज ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि सोसाइटी किस तरीके से बदल रही है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे हम लोग कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे थे कल हम लोग, कि कुछ लोग ऐसे थे, लिबरल्स लोग, जो कोऑपरेटिव्स को बढ़ाने में बिलीव करते थे। बिलीव दैट कोऑपरेटिव्स शुड बी मोर इन दैट कंट्रीज। तो ऐसे लोग जो थे वो समय के साथ बढ़ रहे थे। ऐसी इंडस्ट्रीज, हम लोग कल कैपिटलिस्ट की बात कर रहे थे, कुछ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हम लोगों ने कल सीखा था, जैसे कोऑपरेटिव्स, कैपिटलिस्ट। कोऑपरेटिव्स वो ऐसा संस्था होता है, कोऑपरेटिव्स, जिसमें दो या दो से ज़्यादा मालिक होते हैं। स्वामित्व जो होता है, मालिकाना पद जो होता है, वो दो या दो से ज़्यादा लोगों का होता है। कैपिटलिस्ट या फिर कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का हम लोगों ने कल अर्थ जाना था कि कैपिटलिज्म उनको या फिर कैपिटलिस्ट उनको कहा जाता है जो कैपिटल लगाते हैं, यानी कि जो पूंजी लगाते हैं। इसलिए कैपिटलिज्म का मतलब भी होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद जैसा कि सोशलिज्म इस चैप्टर में पढ़ाया गया है कि पूंजीवादी उन लोगों को कहा जाता है जो पूंजी लगाते तो हैं लेकिन उनका पूरा का पूरा फायदा जो, और काम करवाते हैं गरीब लोगों से, और पूरा का पूरा फायदा जो है वो खुद उठाया करते हैं। ये लोग कैपिटलिस्ट लोग होते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसी सोसाइटीज़ का निर्माण हो रहा था, इंडस्ट्रियल चेंज हो रहा था पूरे के पूरे रशिया में। ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रीज थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि इससे पहले जो भी इंडस्ट्रीज थे रशिया में, वो रशिया में प्राइवेट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, कोई सर्टेन आदमी, इंडिविजुअल के हाथ में सारी की सारी इंडस्ट्रीज थी, और लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एक गाय बैल की तरह सिर्फ खटे जा रहे थे। वर्कर्स ढेर सारे थे रशिया के अंदर। तो इस तरीके से तो सोसाइटी जो था वो इस तरीके से बटा हुआ था, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, इस तरीके से बटा हुआ था। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो शुरुआत है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म, समाजवाद किस तरीके से यूरोप के अंदर आया। ठीक है, सोशलिज्म का आना रशिया की पूरी सोसाइटी में और यूरोप में वो एक बहुत बड़ा रूप लिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे। Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. By the mid-20th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. ठीक है, 19th century तक जो लोगों के दिमाग में जो सोच आ रहा था, ठीक है, 19th century तक लोगों के दिमाग में कि हमारी सोसाइटी जो होगी वो किस तरीके की होगी। किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री, जो भी कंट्री जो आज़ाद हो रहा था मोनार्की सिस्टम से, तो उनको बताया कि पूरे यूरोप में हर जगह बहुत सारे कंट्रीज में मोनार्क सिस्टम था। तो जो भी कंट्री मोनार्की सिस्टम से आज़ाद हो रहा था, तो अभी तक मिड 19th सेंचुरी तक लोगों को यही समझ में आया कि हमारी सोसाइटी कैसी होगी, आने वाली सोसाइटी कैसी होगी। तो बाई फार लोगों का जो विज़न था, बाई फार लोग जितना दूर तक सोच पा रहे थे, उन लोगों का सोचना बस इतना था कि एक सोसाइटी ऐसी होगी जो सोशलिज्म में बिलीव करती होगी, समाजवाद जिसमें हर इंसान को बराबर का हक मिलेगा और कोई भी भूखे पेट नहीं सो पाएगा। ये है सोशलिज्म।
तो यहाँ तक हर कोई यही सोचता था कि एक ऐसी सोसाइटी होगी जो सोशलिज्म में बिलीव करेगी। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये कल हम पढ़ाए थे सोशलिज्म किस तरीके से यूरोप में आया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशलिज्म। ये पूरा का पूरा जो था सोशलिस्ट के बारे में कल तुम लोगों को बताया था, ये चीज़, ये टॉपिक क्लियर हो चुका था। तो सोशलिस्ट लोग थे कौन? इसी में हम लोग कल कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एल्गर के बारे में पढ़े थे हम लोग। कार्ल मार्क्स ये ऐसी सोशलिस्ट लोग, एक ऐसी सोसाइटी थी, एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे ये लोग जो पूरे समाज के बल पे हो। ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्रीज, अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग कमाती है कोई इंडस्ट्री, जैसा कि हम लोग कल कम्युनिज्म के बारे में ये चीज़ पढ़ रहे थे कि कम्युनिज्म होता क्या है। तो कम्युनिज्म एक सोच है, एक सोच, किस चीज़ का सोच कि किसी भी कंट्री में अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप होता है तो वो इंडस्ट्री किसी प्राइवेट ओन या किसी इंडिविजुअल का वो इंडस्ट्री नहीं होगा। ठीक है, वो इंडस्ट्री होगा लोगों का, वो गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्री होगा। और प्रॉफिट शेयर जो कंपनी बनाएगी या जो भी इंडस्ट्री जो प्रॉफिट शेयर बनाएगी, वो प्रॉफिट जो होगा वो सारे लोगों में बटेगा, ना कि सिर्फ सैलरी बटेगा। ठीक है, लोग अगर कमाएंगे, बात सिर्फ इतना सा है बच्चों कि कम्युनिज्म का सोच बस इतना होता है, जैसे कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एल्गर के बारे में कल मैं बता रहा था तुम लोगों को। ये सोच बस एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है कि हर कोई बराबर का हिस्सेदार होता है, अपने देश में बराबर का भागीदार होता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो किसी भी जगह पर प्रॉफिट शेयरिंग कमाने की बात हो। सो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, तो ये तो यूरोप के अंदर सोशलिज्म आ चुका था। ठीक है, कल हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, कैसे सोशलिज्म को सपोर्ट मिलने लगा। ठीक है, कैसे कितने सारे लोग इसको सपोर्ट करने वाले, लेट्स डिस्कस दैट। By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed the information body, namely the Second International. ठीक है, 1870 तक ये जो आइडिया था सोशलिज्म का पूरे यूरोप में फैल गया। और सेकंड, इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेशन करने के लिए, अपनी अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशलिस्ट लोगों ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई। इंटरनेशनल बॉडी मतलब एक ऐसी संस्था बनाई जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही थी, पूरे यूरोप में सारे देशों को मिला के काम कर रही थी। और उसका नाम क्या दिया इन्होंने? सेकंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। और जो इंग्लैंड और जर्मनी के जितने वर्कर लोग थे, ये लोग अपने, अब देखो सीधी सी बात है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि वर्कर्स की हालत पूरी की पूरी कंट्रीज में, पूरे यूरोप में बहुत खराब थी। कैपिटलिस्ट लोग सिर्फ पैसा कमाने में यकीन रखते थे, सिर्फ प्रॉफिट बनाने में यकीन रखते थे, उनको वर्कर से कोई लेना देना था ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो अंदर से लोगों के अंदर जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, चाहे वो इंग्लैंड के वर्कर्स हों, जर्मनी के वर्कर्स हों या यूरोप के अंदर कहीं के भी वर्कर्स हों, सारे वर्कर्स के अंदर का गुस्सा निकलने लगा। उन लोगों ने एसोसिएशन बनाने लगे वो लोग, और अपनी बेहतर जिंदगी के लिए लड़ने लगे, कंपनी के अपने ओनर से बात करने लगे। ठीक है, दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। क्या उनका डिमांड था भाई? कि वर्किंग आवर, जो काम करने का जो घंटा था, जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि वर्कर्स का शोषण, एक एक्सप्लॉइटेशन होता था, उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था और उनको पैसा बहुत कम दिया जाता था। तो वर्कर्स लोगों का ये डिमांड था कि हम लोगों के वर्किंग आवर्स घटाए जाएं, उसके अलावा हम लोगों को राइट टू वोट का दिया जाए अधिकार। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, जितना जो उन पर जो वर्कर्स ऑफ द कंट्री पर जितना भार दिया गया था, वो सारा का सारा भार जो है वो कम किया जाए। ठीक है, और अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं उस तरीके का, तो देन यू हैव टू गिव देम पेमेंट्स टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ यूरोप में नहीं हो रहा। तो इन्होंने किया क्या भाई? इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली टू द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मनी में ये जो एसोसिएशन जो बना था, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एक पार्टी थी, उन्हीं के साथ मिलकर ये काम कर रही थी। एंड हेल्प टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स। और इन्होंने पार्लियामेंट्री, जर्मनी में जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी उसमें इलेक्शंस हो रहे थे, और उस इलेक्शन में जर्मनी की वर्कर्स पार्टी ने उस एसडीपी, जर्मन क्या नाम था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और जर्मनी में ये वर्कर्स कम्युनिटी, जो वर्कर्स एसोसिएशन था, इन्होंने पार्लियामेंट्री में सीट्स भी जीते थे। ठीक है, बाई 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। और 1905 तक ये सोशलिस्ट लोग जो थे, इन्होंने इंग्लैंड में और फ्रांस में इन्होंने अपनी अपनी पार्टी बना चुकी थी। इंग्लैंड में इन्होंने जो पार्टी बनाई थी वो थी लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी थी?
लेबर पार्टी जो कि आज भी इंग्लैंड में है ये लेबर पार्टी, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट की पार्टी थी और फ्रांस में उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी, ये भी आज भी है। ये इंग्लैंड में है और ये फ्रांस में है। ये आज भी ये दोनों पार्टियां इंग्लैंड और फ्रांस में है, एग्जिस्ट करती हैं, जो कि सोशलिज्म के आइडिया पे ही काम करती हैं। तो ये सब चीजें बनने लगी। कब बना था भाई ये? 1905 में। जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट आई राइट ऑन द बोर्ड प्लीज, ठीक है। तो 1905 में ये दोनों की दोनों पार्टियां बनी। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। लेकिन 1914 तक सोशलिस्ट लोग कभी भी एक सरकार नहीं बना पाए। 1914 तक तुम्हें पता है 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक सोशलिस्ट लोग कोई सरकार नहीं बना पाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोशलिस्ट लोगों को अहमियत नहीं दिया जाने लगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ये लोग सत्ता में आए। Represented by a strong figures in the parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but government continued to run by conservatives, liberals and radicals. इन लोगों के आइडिया, सोशलिस्ट लोगों के आइडियाज को सब कोई पसंद करता था, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारे जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में अच्छी बातें करने वालों को सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन अच्छी बातें करने वाले को सरकार में चुन के लाने में बहुत लोग बहुत चीज़ सोचते हैं। किसी को गवर्नमेंट बनाना तो उसी तरीके का, जैसे देखो सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को लेके जो सोच है तुम्हारे और मेरे कंट्री में, वही सोच लगभग हर कंट्री में होता है, ठीक है। हमारे कंट्री में एक और चीज़ एक्स्ट्रा है भाई, हमारे कंट्री में जात और धर्म पे वोटिंग होती है, जो कि ये गलत है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। सोशलिस्ट लोगों के आइडियाज पे, समाजवाद लोगों के आइडिया पे सब कोई बिलीव तो करता था, लेकिन जहाँ वोट देने की बारी आती थी तो उस समय ये लोग उन्हीं लोगों को वोट दिया करते थे जो पहले से, जैसे कि कंजर्वेटिव्स, रैडिकल्स, लिबरल्स, तो इन्हीं लोगों को अब तक वोट दिया जाता था। सोशलिस्ट लोगों को अभी तक वैसा कुछ वोट नहीं दिया जाता था सरकार में 1914 तक, ठीक है। बदलाव आया, ठीक है। बदलाव कैसे आया भाई? लेट्स डिस्कस दैट। देखते हैं क्या बदलाव आया, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जो पूरे के पूरे रशिया को हिला के रख दिया, वहाँ के मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिया। और ये रशियन रेवोल्यूशन से ही पूरे रशिया में एक बदलाव आया। किस चीज़ का बदलाव आया? सोशलिज्म आया, कम्युनिज्म आया। जैसा कि मैंने तुम लोगों को सिविक्स जब मैं पढ़ा रहा था, तुम लोगों को ऑफलाइन क्लास में, स्कूल में जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था, तो तुम लोगों को याद होगा मैंने तुम लोगों को बताया था कि रशिया में एक कम्युनिस्ट सरकार है, ठीक है। तो ये जो पूरा जो कम्युनिज्म का जो सोच है जो आज तक रशिया में है, ये उसी समय का दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद फिर जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन के बाद से ही सोशलिज्म जो था वो पूरे रशिया में छा गया। और किस तरीके से सोशलिज्म ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पूरे रशिया में, लेट्स डिस्कस दैट। द रशियन रेवोल्यूशन क्या था, इसके पीछे के क्या वजह थी, क्यों हुआ, और इसके बाद के कंसिक्वेंसेस क्या क्या हुआ, इसके बाद रशिया में क्या क्या बदलाव हुआ रशियन रेवोल्यूशन से हम लोग पढ़ेंगे। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। Socialists took over the government in Russia, and through the October Revolution in 1917, the fall of monarchy in February 1917, and events of October are normally called the Russian Revolution. ठीक है, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड जो यूरोप के अंदर सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडस्ट्रीज के सेटअप में ये जो सिचुएशन था ये रिवर्स हो गया, ठीक है। हुआ क्या था रशियन रेवोल्यूशन में, किस तरीके से हुआ? सोशलिस्ट लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ रशिया पे अपना कब्जा जमा लिया। सोशलिस्ट लोगों को, समाजवादी जो लोग थे उन लोगों ने रशिया में अपना हक जमा लिया। वो लोग रशिया में पूरे तरीके से अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, जो कि 1917 में हुआ था, उसके बाद फिर सोशलिस्ट लोगों का पूरा का पूरा ये कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। तो 1917 में अभी सिर्फ एक भूमिका बांध रहा है। कैसे हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े थे तो हम लोग पहले भूमिका हम लोगों को बताया गया था कि ऐसा ऐसा हुआ, बैसिल प्रिजन तोड़ा गया वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ अभी भूमिका बांध रहा है। तो 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, फॉल ऑफ मोनार्की हो गया था फरवरी 1917 में, एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। अक्टूबर के महीने में 17 के अक्टूबर के महीने में जो इवेंट्स हुआ था उन्हीं को हम लोग रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्या क्या इवेंट्स हुए थे वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं।
हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये कैसे हुआ भाई, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, जानेंगे। व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन ऑकर्ड, रशिया के अंदर क्या सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन था, क्या सामाजिक कंडीशन था और क्या राजनीतिक कंडीशन था जिस समय ये पूरा का पूरा हादसा हुआ था। इसके अलावा टू आंसर दिस क्वेश्चंस लेट अस टू रशिया टू फ्यू इयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। तो इन सारे सवालों का जवाब, जैसे कि हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े थे तो हम लोगों को बेस्टिल प्रिजन के बारे में बताया गया, उसके बाद उन सारे सवालों का जवाब आखिर वैसा क्यों हुआ था उसके लिए हम लोगों को थोड़ा पीछे लेके गया था। तो उसी तरीके से इन सारे सवालों के जवाब के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके जाया जाएगा। तो थोड़ा सा कहाँ लेके जाया जाएगा, 2-3 साल पीछे, जैसे कि वहां पे भी हुआ था। तो ये कैसे हुआ भाई, द रशियन एम्पायर इन 1914, रशियन एम्पायर 1914 में, जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1917 में हुआ था रशियन रेवोल्यूशन और 1914 2-3 साल पीछे रशियन एम्पायर कैसा था, ठीक, लेट्स डिस्कस दैट। इन 1914 जार निकोलस, क्या नाम था भाई इनका, जार निकोलस, जार निकोलस 2। जार में टी जो होता है बच्चों को साइलेंट रहता है, इसको सिर्फ जार पढ़ा जाता है SAR, और टी जो होता है साइलेंट रहता है, जैसे कि सुनामी में टी साइलेंट रहता है उसी तरीके से। तो ये थे राजा जार निकोलस 2, ये रशिया के राजा थे भाई उस समय, रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर, ये रशिया में राज किया करते थे। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लत्विया, लिथुनिया, एस्टोनिया एंड पार्ट्स ऑफ पोलैंड। आज मॉस्को के अलावा आज जैसा तुम अगर रशिया का मैप अगर देखोगे, देखना तुम्हारे बुक में वो मैप भी है जो उस समय रशियन रेवोल्यूशन से पहले जब राजा का राज था, जब मोनार्की सिस्टम था, तो मोनार्की सिस्टम में किस तरीके का पूरा राजा का राज था। तो उसके अकॉर्डिंग आज का जो रशिया है उसके हिसाब से फिनलैंड, आसपास की कंट्रीज जैसे कि लातविया, फिनलैंड, लिथुनिया, एस्टोनिया एंड कुछ पार्ट्स ऑफ पोलैंड, few parts of Poland were also the part of Russian Empire। आसपास की कंट्रीज पे भी रशिया का कब्जा था, बड़ी कंट्री रही है रशिया हमेशा से। यूक्रेन एंड बेलारूस, यूक्रेन और बेलारूस भी उसका पार्ट था। It is stretched to the Pacific and comprise today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन से लेके और आज का सेंट्रल एशियन स्टेट्स तुम्हारे बुक में है, मतलब एक पैसिफिक इस साइड है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स इस साइड है। इतना बड़ा पूरा का पूरा रशियन एम्पायर था और उसमें कुछ ऐसे भी देश थे जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारी की सारी कंट्रीज जो है जो रशिया के पड़ोसी कंट्रीज हैं आज के डेट में। लेकिन उस समय ये सारी की सारी कंट्रीज किसका हिस्सा थी, ये सारी की सारी कंट्रीज रशिया का हिस्सा थी। द मेजोरिटी रिलीजन ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और जो मेजोरिटी जो लोग जो वहाँ पे रहा करते थे वो क्रिश्चियन लोग रहा करते थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ऑर्थोडॉक्स किसको कहा जाता है भाई, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं हम लोग उन लोगों को जो रूढ़िवादी होते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, जो पुरानी चीजों में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन वहां पे रहा करते थे, ये मेजोरिटी पॉपुलेशन था which had grown out to the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists, ठीक है। ये लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, तुम्हें पता है ग्रीस सबसे पहला ऐसा जगह था जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का उत्पन्नता हुआ था। तो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ये लोग निकल के आए थे, ये लोग बने थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ही रहा करते थे यहाँ पे ऐसे भी क्रिश्चियंस रहा करते हैं जैसे कि कैथलिक्स भी एक क्रिश्चियन लोगों का ही एक हिस्सा है। प्रोटेस्टेंट भी एक क्रिश्चियन लोगों का हिस्सा है। मुस्लिम लोग भी रहा करते थे रशिया में और बुद्धिस्ट लोग भी। ये मतलब एक ऐसी सोसाइटी थी पूरी की पूरी रशिया के अंदर जिसमें कई तरह के लोग रहा करते थे। ओके, रुक जाओ। So these were the types of people that who were living in Russia। ये इतने तरह के लोग जो थे, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजन के भी लोग वहाँ पे रहा करते थे, जैसे कि मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस में भी 3 तरह के क्रिश्चियंस, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक्स।
इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, इकोनॉमी देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सोसाइटी में लोग किस तरीके के रहा करते थे, क्या क्या परेशानियां थी सोसाइटी में, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी कहने का मतलब है कि 1900 वाला की शुरुआत से ही, जैसे ही 1900 ईस्वी शुरू हुई उसकी शुरुआत से ही द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशिया पीपुल वेयर एग्रीकल्चरलिस्ट, सबसे ज़्यादा लोग जो थे रशिया के अंदर वो कौन से लोग थे, वो लोग खेती बाड़ी करते थे, ये लोग किसान थे, लोगों को खेती बाड़ी किया करते थे, ये लोग गाय पालन किया करते थे, एग्रीकल्चरलिस्ट लोग उन्हीं को बोला जाता है जो जानवर भी पालते हैं और खेती बाड़ी भी किया करते हैं। तो मोस्टली जो लोग थे वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न द लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85% लोग जो थे रशिया के अंदर वो कौन थे, एग्रीकल्चरलिस्ट। एग्रीकल्चरलिस्ट, ये लोग एग्रीकल्चरलिस्ट थे और ये लोग अपना कहाँ से जिंदगी अपना कहाँ से पालन पोषण करते थे, एग्रीकल्चर के थ्रू। तो ये लोग टोटली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहते थे। इसके अलावा दिस पोर्शन वॉज हायर देन द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, और ये जो प्रोपोर्शन था 85% का, ये किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में एग्रीकल्चर पर डिपेंड करने वाले लोगों का सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन यहीं पे था, रशिया में ही। रशिया में सबसे ज्यादा लोग जो डिपेंडेंट थे वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थे। दिस प्रोपोर्शन फॉर इंस्टेंट इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन बिटवीन 40% 50%। और फ्रांस जैसे इसलिए ज्यादा था क्योंकि फ्रांस में और जर्मनी में, फ्रांस में 40% और जर्मनी में कितना था भाई, जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहते थे वो 50%। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि रशिया में जो लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहते थे वो सबसे ज़्यादा था किसी भी कंट्री से। Okay. In their empire, cultivators produced for the market as well as their own needs, and Russia was a major exporter of grain. मार्केट में लोग अपने खाने के लिए भी और बेचने के लिए भी आदमी पूरा का पूरा खेती बाड़ी करते थे। ये लोग पूरा बिजनेस इनका इसी पर डिपेंड करता था। और रशिया जो था वो वन ऑफ द पूरे यूरोप में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था किस चीज़ का भाई, ग्रेन का, धान का, ठीक है, चाहे वो गेहूँ हो, वीट हो, सॉरी बार्ली हो, ज्वार हो, हर चीज़ वो लोग उगाया करते थे। Industry was found in pockets. Prominent industrial areas were Saint Petersburg and Moscow. और इंडस्ट्रीज वगैरह जैसे कि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था, इंडस्ट्रीज वगैरह इंडिविजुअल ओन्ड होता था। कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ सर्टेन लोग ही इंडस्ट्रीज को ओन किया करते थे और वो इंडस्ट्रीज वगैरह लोगों के जेब में हुआ करती थी, ठीक है। और ज़्यादातर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे वो मॉस्को शहर के सेंट पीटर्सबर्ग में होता था। सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को शहर में, यही सब जगह पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज सेटअप होती थी। Craftsmen overtook much of the production, but large factories existed along craft workshop. कुछ हस्त कलाकार, क्राफ्टमैन जो कलाकार कला से अपने पैसे कमाते हैं, वो ज़्यादातर प्रोडक्शन तो करते थे, लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो थी उनके काम को पूरा का पूरा ढक चुके थी वहाँ पे रशिया में। Many factories were set up in the 1890s when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. बहुत सारे फैक्ट्रीज 1890 में बहुत सारे फैक्ट्रीज का सेटअप हुआ था क्योंकि 1890s में रशिया में न्यू रेलवे लाइंस बिछाए गए थे, ठीक है। न्यू रेलवे लाइंस के बिछाए जाने से बहुत सारे फैक्ट्रीज का सेटअप तो हुआ था, लेकिन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया था और इससे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे पूरे के पूरे रशिया में 1890 के बाद से, ठीक है। कोल प्रोडक्शन डबल्ड इन एंड आयरन एंड स्टील output quadrupled by 1900s in some areas. Factory workers and craftsmen are almost equal in number, ठीक है। जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे कोल प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, हद से ज़्यादा। देखो भाई, डिमांड ज़्यादा रहता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता ही है। तो 1900 आते आते तक, 1890 से लेके 1900 आते आते तक देश के अंदर जो था वो इंडस्ट्रीज पूरे तरीके से छा चुका था रशिया के अंदर। कोल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था और लोगों को ज़रूरत, डिमांड बढ़ रही थी समय के साथ। तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल थी, हो रही थी उस समय 1900 आते तक। Most industry was the private property of industrialists. Government supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work. ज़्यादातर इंडस्ट्री जो थी वो जैसे कि हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल ओन्ड थी। इंडस्ट्रियलिस्ट वो लोग जो रशिया के अमीर लोग, उन्हीं के हाथ में सारी इंडस्ट्रीज होती थी। गवर्नमेंट जो था वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज देखते थे और लोगों को कम से कम पैसा मिले और कम घंटे के लोग काम करें, यही फिक्स किया होता था। बट फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स being broken. In craft units, small workshop, the working day was sometimes 15 hours.
ठीक है। लेकिन कानून देखो सीधा सा बात है कि ये इंश्योर किया जाता था कि काम 8 घंटे का ही हो, ठीक है, रशिया के अंदर। लेकिन कानून जो बनता है वो तोड़ने के लिए ही बनाया जाता है, और इसी तरीके से रशिया के अंदर हर कानून तोड़ा जा रहा था। और कहीं कहीं ऐसी भी इंडस्ट्री थी जहाँ पे काम करने वाले लोग, जो मजदूर, जो कारीगर लोग जो होते थे, उनको 15-15 घंटा तक काम करना पड़ता था। 15 घंटा तक वो लोग काम करते थे, कंपेयर टू विथ 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्री। जो 10 से 12 घंटा उनका फिक्स था, वो 15-15 घंटा उनको काम करना पड़ता था। एकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेटरीज, और उनके रहने का जगह भी कुछ खास नहीं दिया जाता था। वर्कर्स जो बाहर से लोग आते थे काम करने के लिए, दूसरे शहर से लोग आए काम करने के लिए, तो उनको रहने का जगह भी बहुत अच्छा नहीं दिया जाता था। बहुत हालत खराब थी इन लोगों की। Workers were a divided social group. Some had strong links with the village from which they came. Others had settled in cities permanently. Workers भी अलग अलग जगह से आते थे, कुछ गांव से आए थे, कुछ शहरों से आए थे। कुछ लोगों का लिंक अभी भी गांव से था, और कुछ लोग परमानेंटली शहरों में सेटल हो गए थे। Workers were divided by skill. Some metal workers of St. Petersburg, called metal workers, considered themselves aristocrats among other workers. Their occupation demand more training and skill. ठीक है, अलग अलग तरह का लोगों के पास जितना भी वर्कर था, उनको अलग अलग तरह का उनका स्किल था। स्किल का मतलब होता है कला। तो हर वर्कर जो होता है वो अलग अलग कलाकार था, और हर किसी को उसी के कला के अकॉर्डिंग ही पैसा दिया जाता था। कुछ वर्कर्स जो थे वो लोग अमीर थे, कुछ वर्कर्स अमीर कैसे थे भाई, तो उनके पास स्किल ज़्यादा था। ठीक है, महिलाओं की हालत कैसी थी भाई, तो women made up of 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men. Divisions among workers showed themselves in dress and manners too. Some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. 31% महिलाएं 1914 तक 31% महिलाएं जो थी वो फैक्ट्रीज वगैरह और इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करने लगी थी। लेकिन महिलाओं को जो पैसा मिलता था वो मेल काउंटर पार्ट्स, जो पुरुषों जो काम किया करते थे, उनसे बहुत कम मिला करता था, उनसे आधा मिला करता था। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे डिवीजन ऑफ वर्कर्स भी थे जो ड्रेस और मैनर्स में उनको पता चलता था। ड्रेस और मैनर्स से वर्कर्स का पूरा कम्युनिटी बटा हुआ था। कुछ ऐसे भी वर्कर एसोसिएशंस थे जो इनके लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके अच्छे चीज के लिए काम कर रहे थे। जैसे कि बेरोजगारी के समय जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जा रही थी, जब कोई वर्कर को काम नहीं मिल रहा था, तो कुछ ऐसे भी वर्किंग एसोसिएशन थे जो उनकी मदद करके उनको काम दिलाते थे। लेकिन ये कम था, ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था, ये कम था, ऐसे लोग बहुत कम थे। Despite divisions, workers did unite to strike work when they disagreed the employers about dismissals to work conditions. The strike took place frequently in the textile industry during 1896-97 and in the metal industry during 1902. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक भी किया था। ठीक है, स्ट्राइक करके उन्होंने स्ट्राइक, जैसे कि एक स्ट्राइक के बारे में बता रहा है, 1896-97 में एक स्ट्राइक हुआ था जो कि उनके वर्किंग कंडीशन, जैसा उनके साथ व्यवहार हुआ था और उनका जो स्थिति था देश के अंदर, उनके वर्किंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो था, उसके खिलाफ लोगों ने स्ट्राइक किया था। 1902 में भी एक स्ट्राइक हुआ था। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन द लार्ज प्रॉपर्टीज। और ये तो चलो शहरों की बात थी, इंडस्ट्रीज वगैरह। गाँव की अगर हम बात करें कंट्री साइड, तो किसान लोग जो भी चीज़ उगाते थे अपने ज़मीन पे, वो सारा का सारा किसके जो ओन करते थे, वो लोग कुछ भी उगाते थे तो नोबिलिटी, नोबल्स लोगों के हाथ में सारी की सारी ज़मीन होती थी। ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो सिस्टम बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन में था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले लगभग वैसा ही सिस्टम हर देश में रहा है। इसलिए मैंने कहा है तुम लोगों से कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरी की पूरी हिस्ट्री, 9-10 के पूरी हिस्ट्री में। तो वही फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा माहौल यहाँ पे भी हुआ करता था। चर्चेस वगैरह और नोबिलिटी और क्राउन, राजा वगैरह के हाथ में सब कुछ होता था। चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज, चर्च बहुत प्रॉपर्टीज ओन किए करते थे। लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स टू वे डिवाइडेड, दे ऑल्सो डीपली रिलीजियस। ठीक है, जैसे वर्कर्स और पीजेंट्स डिवाइडेड थे, और ये लोग जितने भी लोग होते थे ये लोग डीपली रिलीजियस होते थे। ठीक है, धार्मिक, ये लोग पूरे धार्मिक थे, इसलिए ये लोग पूरा बात चर्च का माना करते थे। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिक्वेस्ट फॉर द नोबिलिटी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस थे जो उनको नोबिलिटी की वो लोग बात नहीं माना करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर
थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार। और नॉबल्स कौन लोग थे? नॉबल्स हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े थे। तो नॉबल्स वो लोग होते थे जो राजा के रिलेटिव्स होते थे, राजा के लिए जो काम किया करते थे, उनको हम लोग नॉबल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो थे नॉबल्स लोग, ये सारे के सारे लोगों की ताकत और इनकी जो सत्ता जो थी ये कहाँ से मिली होती थी? बिकॉज दे वर क्लोज टू द जार ऑफ द कंट्री, राजा के करीब थे ये लोग। और ये लोकल पॉपुलैरिटी के थ्रू नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये जो लोग उस लायक हैं उनको वैसा सर्विस दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। राजा के जो करीब रहते थे उनको वैसा मिलता था। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन पीजेंट्स रेस्पेक्टेड the nobles to be given them. Frequently they refused to pay rent and even murdered landlords. और ये फ्रांस की तरह, this was unlike France while during the French Revolution Britain peasants respected nobles and fought for them. फ्रांस में जैसे नॉबल्स की स्टार्टिंग में इज्जत की जाती थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, धीरे धीरे ये सारी चीजें बदलने लगी। हुआ क्या था? In Russia, peasants wanted the land of nobles to be given to them. रशिया में जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो लोग ये चाहते थे कि जो नॉबल्स, जो उनके हाथ में जो ज़मीन है, जो उनका ज़मीन है, किसानों का ज़मीन है, वो उनको वापस मिले। इसके लिए उन लोगों ने बहुत कदम उठाया, जैसे कि उन लोगों ने रेंट देना बंद कर दिया। उसके अलावा मर्डर, कुछ लैंडलॉर्ड्स, कुछ ज़मींदार का मर्डर भी हो गया था रशिया में इसी दरमियान। In 1902, this occurred a large scale in South Russia, and in 1905, such incident took place all over the Russia. 1902 तक बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ऐसे वाले इंसिडेंट्स, रेंट ना देना, जमींदार की हत्या हो जाना, 1902 तक तो ये शुरू हुआ था, लेकिन 1905 तक ये साउथ रशिया के बहुत सारे पार्ट्स में ये फैल चुका था और किसान लोग विद्रोह पे उतर आए थे ये इस समय तक। Russian peasants were different from other European peasants in another way. They pulled their land together periodically, and this commune divided according to the needs of individual families. रशियन किसान लोग जो थे, ये लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से काम करते थे। ठीक है, ये लोग अपने परिवार, अपने लोगों के ज़रूरत के हिसाब से ये सारा का सारा ये स्टेप उठा रहे थे। इनको किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं था, इन लोगों को बस अपना ज़मीन चाहिए था। सो क्लास आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे कि किस तरीके से रशिया के किसान जो थे वो धीरे धीरे भड़काऊ हो रहे थे। ठीक है, और भड़काऊ होने के साथ इन लोगों ने क्या क्या स्टेप्स उठाना शुरू किया। ये लोग पूरा का पूरा अपने वायलेंस का रास्ता इन लोगों ने अपनाया, हिंसा का रास्ता इन लोगों ने अपनाया, जो कि एक पूरा विद्रोह का रूप ले लिया था पूरे के पूरे रशिया के अंदर। किस तरीके से किसान लोग अपने लैंडलॉर्ड्स या फिर अपने नोबल से निजात पाने के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया, और इस बीच किस तरीके से सोशलिज्म ने, समाजवाद ने अपना रोल प्ले किया, ये हम लोग पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बुक्स लेके बैठा कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बुक लेके बैठा कीजिए, जिससे आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि ये चैप्टर हो या इसके बाद वाला चैप्टर हो, बच्चों आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए और हर एक टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर आउट रहे। ठीक है, कोई टॉपिक छूटे नहीं चैप्टर का। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक से रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा काम कीजिए। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू टिल देन।